तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, इसे आप लोग हिंदी में तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। इससे नीट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे इससे 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसमें आपका सिलेबस है, पहला तो कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है। दूसरा, इसमें 3 चीजें आती हैं। एक है इंटरफियरेंस, व्यतिकरण। दूसरा फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। और तीसरी घटना है पोलराइजेशन, ध्रुवण। अक्सर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन यंग एक्सपेरिमेंट से और दूसरा क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से, और कभी कभी जब 3 क्वेश्चन आते हैं तो तीसरा क्वेश्चन पोलराइजेशन से आता है। इसके क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फार्मूले याद है, तब आप देखेंगे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत आसानी से 1 मिनट के अंदर आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स, हिंदी में आप इसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। पहले हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है। जैसा कि इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव मीन्स तरंग, ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश, लाइट। इसके नाम से यह क्लियर होता है कि हम लाइट के वेव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा जानना चाहिए कि लाइट की जो स्टडी आज तक हुई है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी। अगर हम साइंस में लाइट के स्टडी की हिस्ट्री देखें, प्रकाश तो बहुत समय से है, कब से है पता ही नहीं, लेकिन साइंस में इसकी जो स्टडी स्टार्ट होती है वो दिकारते से स्टार्ट होती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं दकारते। इन्होंने लाइट के बारे में पहली थ्योरी दी थी। उसे हम लोग कहते हैं कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इनके इस प्रिंसिपल को न्यूटन ने आगे बढ़ाया था। क्योंकि न्यूटन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कभी कभी लोग कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को न्यूटन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, यह न्यूटन ने दिया था। यह न्यूटन ने नहीं दिया था, यह दिकारते ने दिया था। और दिकारते ने स्नेल्स लॉ को डिराइव किया था। ध्यान दें, आप लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में स्नेल का लॉ पढ़ा होगा। स्नेल का लॉ तो स्नेल ने ही दिया था, लेकिन इसका डेरिवेशन दिकारते ने किया था और कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से किया था। इसके बाद हाइजन ने लाइट का वेव मॉडल दिया था। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, और वेव मॉडल ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग मॉडल या तरंग सिद्धांत, या जिसे आप वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है आप देखें।
हमने लिखा है कार्पुस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट गिवन बाय डिकार्ते ही डिराइव्ड स्नेल्स लॉ। टर्म आया है कार्पुस्कुलर। एक कार्पुस्कुलर क्या है? कार्पुस्कुलर को हिंदी में कणिका कहते हैं। डिकार्ते ने यह बताया था कि लाइट डिस्क्रीट स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, पाथ स्ट्रेट होता है, इसकी फाइनाइट वेलोसिटी होती है और इसकी प्रॉपर्टी इम्पटस होती है। इम्पटस का मतलब होता है जिसमें एक पार्टिकल अपने पड़ोसी पार्टिकल को प्रभावित करे। तो कार्पुस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, या आप कह लो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, पाथ स्ट्रेट होता है, पार्टिकल के पास फाइनाइट वेलोसिटी होती है, और ख़ास बात यह है कि इसमें हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। अगर हम कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को माने तो इस थ्योरी को डिकार्ते ने बताया था, लेकिन जो आगे की स्टडी है वो पूरी न्यूटन ने ही दी थी। इसके बेस पर आप रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इमेज का बनना, मिरर, लेंस, प्रिज्म, इन सारे फिनोमेना का सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब सवाल है, इसके सैकड़ों साल के बाद हाइजन ने यह कहा कि लाइट वेव। ध्यान दें, इसके पहले डिकार्ते ने कहा था कि लाइट क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हाइजन ने यह कहा कि नहीं, लाइट क्या है? वेव है। इसमें डिफरेंस क्या है वो आप देखें। ये सारा डिफरेंस एक थ्योरी से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि जब साउंड वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब साउंड वेव की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे लाइट एयर से वाटर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, तब उसकी वेलोसिटी क्या है? साउंड वेव जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन लाइट वेव जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पहले क्या था? न्यूटन ये मानते थे, एक बात पर आप ध्यान दें, इसे आप लोग पहले इतना नोट कर लें, फिर आपको हम बताते हैं। नोट कर लिया ना? चलिए आगे बढ़ो। डिफरेंस क्या है वो आप देखिए। अब आपने हमने डायग्राम में शो किया है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये दोनों को अलग करने वाली बाउंड्री है। ये आपकी इंसिडेंट रे है। सपोज करो इंसिडेंट लाइट की वेलोसिटी v1 है। अब लाइट जब बाउंड्री पे पहुंचेगी इंटरफेस पे
तो इंटरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद सेकंड मीडियम में आती है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि रेयर से डेंसर में आई है तो आपको पता है ये नॉर्मल की ओर डिवेट हो जाएगी। सपोज करो इस लाइट वेव की वेलोसिटी v2 है, आपको पता है ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, यहाँ पर r क्या है, लेस देन r। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कार्पुस्कुलर थ्योरी ये कहती है कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम से ज़्यादा होगी। न्यूटन ने भी यही कहा था कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है लाइट वेव की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये बात आगे चल करके गलत साबित हुई। हाइजन ने यह बताया कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है लाइट वेव की वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। तो डिफरेंस यही है, कार्पुस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में v2 ग्रेटर देन v1 होगा, यहां पर v2 क्या है, ग्रेटर देन v1 है। लेकिन जो वेव मॉडल है ये हाइजन ने दिया था, सभी लोग जानते हैं इसे। इसमें क्या है कि v2 लेस देन v1, बस यही डिफरेंस है। और हाइजन ने केवल थ्योरी दी थी। हाइजन की ये थ्योरी फोको के एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुई थी। फोको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बाद में प्रूव किया था कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है लाइट वेव की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब आप देखें न्यूटन से गलती कहाँ हुई थी? गलती ये हुई थी कि न्यूटन साउंड वेव की स्पीड की स्टडी कर रहे थे। तो मैकेनिकल वेव की या साउंड वेव की प्रॉपर्टी होती है जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे साउंड वेव की वेलोसिटी एयर में कम होगी, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा, सॉलिड में और ज़्यादा होगी। तो न्यूटन ने ये माना कि जो प्रॉपर्टीज साउंड वेव के लिए है, मैकेनिकल वेव्स के लिए है, सेम प्रॉपर्टी लाइट वेव के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। यही एक गलती न्यूटन से हुई थी। बाद में हाइजन ने यह बताया कि नहीं, जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है मैकेनिकल वेव की स्पीड तो इंक्रीज होती है लेकिन लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये डिफरेंस है। अगर हम स्नेल का फार्मूला लिखें तो आप लोग देखें, इसे आप लोग नोट करें फिर आपको हम बताते हैं। जल्दी नोट करें इसे। अब आप लोग स्नेल ने जो लॉ दिया था, जो स्नेल्स का फार्मूला है, उसका यूज आप लोग लाइट के क्वेश्चंस में ही करते हैं। लेकिन स्नेल का लॉ साउंड वेव के लिए भी होता है, लाइट वेव के लिए भी होता है, और दोनों में स्नेल का फार्मूला अलग अलग है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इस पर कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखें, हमने यहाँ पर सपोज किया है कि सपोज करो फर्स्ट मीडियम रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हम स्नेल का लॉ लिखते हैं। आप देखिए, स्नेल का लॉ ये है, साइन आई
अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये होगा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू μ2 अपॉन V1 आप देखिए, अगर आप स्नेल का फार्मूला लाइट के लिए अप्लाई करें तो सभी लोग ये जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम को हम इंसिडेंस मीडियम भी कहते हैं, अपॉन V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टेड मीडियम भी कहते हैं। अब आप देखिए, यही स्नेल का लॉ साउंड वेव के लिए या मैकेनिकल वेव के लिए चेंज हो जाता है। उसके लिए होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V2 अपॉन V1। यहाँ पे न्यूमरेटर में सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में फर्स्ट मीडियम में लाइट वेव की वेलोसिटी है। आप देखें दोनों अलग अलग हैं। तो ये एक माइन्यूट पॉइंट है जो नीट में पूछा जाता है, लोग नहीं जानते हैं, गलती करते हैं। बात क्लियर हुई ना? तो लाइट के कुल 3 मॉडल हैं। पहला कॉर्पस्कुलर मॉडल है, दूसरा वेव मॉडल है, तीसरा क्वांटम मॉडल है। वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में आपको बता चुके हैं। तो आज आपने देखा कि कॉर्पस्कुलर मॉडल और वेव मॉडल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस केवल यही है जो हमने आपको बताया। अब आप देखिए, लाइट वेव है, यह हाइजन ने प्रूफ कर दिया था। एक प्रॉब्लम उस समय और थी, न्यूटन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि हाइजन की थ्योरी उस समय मानी नहीं गई थी। लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि न्यूटन का स्टेटमेंट गलत हो सकता है। और न्यूटन किसका सपोर्ट कर रहे थे? न्यूटन कॉर्पस्कुलर मॉडल का सपोर्ट कर रहे थे। कॉर्पस्कुलर मॉडल के जनक नहीं थे न्यूटन, लेकिन उस मॉडल के सबसे बड़े प्रवक्ता न्यूटन ही थे। लेकिन जब फोको ने लैब में ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, यंग का हाइजन का स्टेटमेंट सही है, तो ये बात प्रूफ हो गई कि लाइट क्या है? वेव है। अब जब लाइट वेव है तो उसे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। वैसे तो वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन वेव की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होती है। मेन का हमारा मतलब ये है जो आपके सिलेबस में है। साइंस में तो हर चीज मेन होती है, कोई चीज बेकार नहीं मानी जाती है। तो आपके सिलेबस में वेव के 3 कैरेक्टर आते हैं। पहला है इंटरफियरेंस, इसे हिंदी में आप व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा आपका आता है डिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में आप विवर्तन कहते हैं। और तीसरा आता है पोलराइजेशन, जिसे हिंदी में आप ध्रुवण कहते हैं। अब हम इन्हीं तीनों के बारे में आपको अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इंटरफियरेंस के बारे में बताएंगे। तो यहां पर इंटरफियरेंस आपको लाइट वेव का पढ़ना है। अब लाइट वेव में इंटरफियरेंस के बहुत सारे फिनोमेना हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट यंग ने किया था। यंग का पूरा नाम है थॉमस यंग। उन्होंने लाइट वेव को लेकर के इंटरफियरेंस के फिनोमेना को लैब में शो किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए पहले आपको इंटरफियरेंस के बारे में जानना होगा। इंटरफियरेंस का यहाँ पर पूरा नाम है स्टेशनरी इंटरफियरेंस। हिंदी में हम कहते हैं अस्थायी व्यतिकरण। तो आप यंग के एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप स्टेशनरी इंटरफियरेंस को अच्छी तरह से नहीं पढ़ लेते। अब स्टेशनरी इंटरफियरेंस क्या है? स्टेशनरी इंटरफियरेंस में क्या होता है? जब दो आइडेंटिकल वेव्स जिनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वल हो, सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तब स्टेशनरी इंटरफियरेंस होता है। और दो वेव के मिलने को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। मतलब चाहे दो वेव मिले या दो से ज़्यादा वेव मिले, इसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग हम सुपरपोजिशन से ही करेंगे। तो हम आपको इस सीक्वेंस में चीज़ें बताएंगे। पहले हम बताएंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर आप पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, उसके बाद फिर हम आएंगे स्टेशनरी इंटरफियरेंस, उसके बाद हम आपको बताएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन। जिन लोगों ने इसे नहीं नोट किया है वो आप लोग नोट कर लें। 1 मिनट का टाइम आपको हम देते हैं। नोट कर लिया ना? अब आप लोग देखिए, अब आपको हम बताएंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? दो या दो से ज्यादा वेव के आपस में मिलने को ही हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। इसकी थ्योरी ये होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल वेव आपस में मिल करके एक नई वेव को जनरेट करती हैं, इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। सुपरपोजिशन से बहुत सारी घटनाएं हमें मिलती हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है
कि सुपरपोजिशन से हमें कौन कौन सी घटनाएं मिलती हैं। तो आपके सिलेबस में 3 घटनाएं आती हैं, इंटरफियरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन डिफ्रैक्शन में भी आता है। वेव चाहे दो आपस में मिले या दो से ज्यादा वेव मिले, उनके मिलने का जो कॉन्सेप्ट है वो वही होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में कंबाइंड होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो वो एक नई वेव को जनरेट करती है। कैसे और इसकी थ्योरी क्या होती है ये आप लोग देखिए। हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव है। इसी तरह से मान लो ये थर्ड वेव है। हम यहां पर मान लेते हैं फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, इंटेंसिटी I1 है, स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है। आप केवल आइडेंटिकल वेव के सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल वेव का मतलब यह है कि लाइट लाइट से मिलेगी, साउंड वेव से मिलेगी, एक तनी हुई डोरी की वेव तनी हुई डोरी से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट वेव का इंटरफेरेंस साउंड वेव के साथ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सेम नेचर की वेव जब सेम मीडियम में चलती है तब उसकी वेलोसिटी सेम होती है। तो यह कंफर्म है कि तीनों आइडेंटिकल वेव हैं, तो यह कंफर्म है कि तीनों की वेलोसिटी सेम होगी। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तब इनकी वेवलेंथ भी सेम होगी। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम लेकर के चल रहे हैं। सपोज करो सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, इंटेंसिटी I2 है, स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है। थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड A3, इंटेंसिटी I3, स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा। अब आप ये मानो या सपोज करें कि ये तीनों वेव सेम मीडियम में जा रही हैं, आपस में मिलती हैं, तो इनके आपस में मिलने से एक नई वेव का फॉर्मेशन होगा। तो हम ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक नई वेव का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन ये है इस नई वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो नई वेव की फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। आप लोगों में बस इसी का ही ज्यादा एप्लीकेशन आता है। तो ये कंफर्म है कि नई वेव की फ्रीक्वेंसी f होगी, नई वेव की वेलोसिटी भी v होगी, वेवलेंथ लैम्डा होगा। रिजल्टेंट वेव की दो चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा और दूसरा इंटेंसिटी चेंज होगी। तो हम सपोज करते हैं रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड r है और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I। अब आपसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि अगर A1, A2, A3 दिया है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड r की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको I1, I2, I3 की वैल्यूज दी हुई हैं तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I क्या होगी, ये थ्योरी है। अब इसके लिए आपको R और I के फार्मूले पढ़ने होंगे। जब फार्मूलों की बात आती है तब आपके सिलेबस में केवल और केवल टू वेव का सुपरपोजिशन आता है। उसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है ये आपको हम बता रहे हैं, इसे आप लोग नोट करें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि तीनों वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, बताओ रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसे आप लोग नोट करें।
अब आप लोग देखिए, जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम रिलेटेड होते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो तीसरी वेव हम यहां से हटा देते हैं। बस थोड़ा इसका मैथमेटिकल डिटेल भी आपको पढ़ना होगा। हम यहां पर सपोज करते हैं कि फर्स्ट वेव की इक्वेशन ये है, आप ध्यान से आप देखें सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो आपने सपोज किया है कि ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, ये सेकेंड वेव की इक्वेशन है, इसका एम्पलीट्यूड A2। अब ये दोनों वेव आपस में मिलती हैं, एक नई वेव को फॉर्म करती हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि न्यू वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि न्यू वेव की इक्वेशन इन दोनों की इक्वेशन के सम के इक्वल। तो आप देखिए थ्योरी कहती है कि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी। इतना तो आपको पता होगा, ये वेव फंक्शन है, सब आप जानते हैं कि वेव की इक्वेशन को हम एक फंक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो आपने देखा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, ये होगा इक्वल टू फर्स्ट वेव की इक्वेशन प्लस सेकेंड वेव की इक्वेशन। और फर्स्ट वेव की इक्वेशन y1 x t के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, a1 साइन ओमेगा t, प्लस सेकेंड वेव की इक्वेशन y2 x t के प्लेस पर आप लिखेंगे a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो आपने ये देखा कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन इन दोनों वेव की इक्वेशन के सम के इक्वल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे। अरे भाई ये 6 + 8 तो लिखा नहीं है कि आपके तो साहब 14 हो गया। मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे। इसकी एक थ्योरी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको हम कैसे ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो मैथ के स्टूडेंट के लिए है कि दोनों इक्वेशन को वो ऐड कर सकता है, अगर उसे थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ऐड कर लेगा वो। लेकिन आपके लिए ना तो पॉसिबल है, पॉसिबल भी हो तो एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी साल भी करें, और जरूरत भी नहीं है। एक साइंटिस्ट हुए हैं फोरियर, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जिनसे हम लोग सीधे सीधे इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद ही करना है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इन दोनों का एडिशन इक्वल टू होगा r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो इन दोनों को जब मैथमेटिकली आप ऐड करेंगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो r क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, थीटा क्या हुआ, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ओमेगा आप देखें, ओमेगा जो फर्स्ट वेव का है सेम सेकंड वेव का है, सेम क्या है, रिजल्टेंट वेव का है। अब आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं।
अब आप लोग देखिए, तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, देखो जो बात वेव के लिए आपको बताई जा रही है यही लाइट वेव के लिए एप्लीकेबल होगा, यही साउंड वेव के लिए एप्लीकेबल होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सभी वेव के लिए सेम होते हैं। अब यहां पर आप देखो आर क्या है, आर है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो थीटा क्या है, थीटा इज इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है, इनिशियल फेज थीटा है। अब क्वेश्चन ये है कि आर और थीटा को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फोरियर ने ये बताया था कि अगर दो वेव आपस में मिलती है और उससे एक रिजल्टेंट वेव बनती है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलने वाली दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स के वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। अब यहां पर एक डाउट आता है कि एम्पलीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, इसके एडिशन में आपने वेक्टर का रूल कैसे अप्लाई कर दिया। जी हाँ, यही फोरियर ने बताया था। फोरियर ने यह बताया था कि जब साइन और कास, चाहे दो साइन के फंक्शन ऐड किए जाए या दो कास के फंक्शन ऐड किए जाए, ध्यान से सुने, अगर आप दो साइन के फंक्शन ऐड करते हैं, दो कास के फंक्शन ऐड करते हैं, तब उन्होंने बताया था कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनमें वेक्टर एडिशन का रूल एप्लीकेबल होता है, ये फोरियर ने बताया था। तो आपके एग्जामिनेशन में इसके डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और न्यूमेरिकल में आपको उसको सीधे सीधे अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर दो वेव आपस में मिलती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलने वाले दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, और जो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है वही इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो आप चुपचाप ये मान लोगे A1 पहला वेक्टर है, A2 दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। फिर जैसे आप एडिशन ऑफ टू वेक्टर के फार्मूले यूज करते हैं, वैसे ही आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे, वैसे ही आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और थीटा यहां पर क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो यहां पर R इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। A1 A2 के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अब सवाल है थीटा क्या है, आप देखें। हमने सपोज किया है ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है A1, ये सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है A2, और इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। और A1 A2 को आपने वेक्टर सपोज किया है, और दो वेक्टरों का एडिशन इनके बीच से जाएगा R। तो रिजल्टेंट वेक्टर या आप कह लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फर्स्ट एम्पलीट्यूड के बीच का जो एंगल है ये थीटा होता है। थीटा को आप tan से एक्सप्रेस करेंगे
और वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बताया था। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। नोट करें आप लोग इसे। अब आप देखिए कि आर का फार्मूला क्या होगा। तो लास्ट में आपको फार्मूला ही यूज करना है, वो आप लोग देखिए। आर इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और थीटा को आप tan में एक्सप्रेस करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू होगा a2 sin फाई अपान a1 प्लस a2 cos फाई। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो भी आपने देख लिया। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, वो भी आप देख लें। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, इसका फार्मूला होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos फाई। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर केवल I1 I2 है, ये नहीं कि लाइन बढ़ा दो cos फाई को आप ले लो, वो गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन पर आप ध्यान दें। सब आप जानते हैं फाई इक्वल टू जीरो, फाई इक्वल टू जीरो मीन्स दोनों वेव सेम फेज में है। अब यहाँ पर क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, ये सब आपको पता है। देन r इक्वल टू a1 प्लस a2, और ये r की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इंटेंसिटी आपकी होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, cos 0 1 हो जाएगा, और यही मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और आप देखिए, तो फाई इक्वल टू पाई है, इसको आप कहोगे अपोजिट फेज। देन r इक्वल टू a1 डिफरेंस a2 होगा, ये r की मिनिमम है। और इस केस में जो इंटेंसिटी है वो भी मिनिमम होती है, और ये इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। cos पाई माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट I1 I2। अब आप लोग इसे नोट करें, इसे आप नोट करें, और आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपने ये देखा कि दो वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है, मतलब दो वेव का सुपरपोजिशन आपने देखा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेशनरी इंटरफेरेंस, और स्टेशनरी इंटरफेरेंस का लाइट में एक ही एप्लीकेशन है, यंग एक्सपेरिमेंट,
उसी में फ्रिंजें आती हैं, उसी के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर ओवर है, आप लोग इसे नोट करें। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार इन्हीं फार्मूलों का यूज आएगा। हमने समझाने के लिए केस लिख दिया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फाई की वैल्यू दी रहती है। सपोज करो आपसे आर पूछा गया है तो A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, फाई दिया होगा। ये फार्मूला आपको याद है, सफिशिएंट है। I1 दिया है, I2 दिया है, फाई दिया है, तो आपको फार्मूला याद है, सफिशिएंट है। आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास ओवर है। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में? स्टेशनरी इंटरफेरेंस, अस्थाई व्यतिकरण क्या होता है। ठीक, ओके। विवेक, अरे विवेक, अब इसको बंद करना, यही से बंद होंगे।